students, welcome to my Vera Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a lesson number 6, Early Empires. Today we are going to learn in this lesson which topics we can learn about this lesson. First topic is Janpads and Mahajanpadas. Okay, and second is types of governments, monarchies and Janasangha. Agriculture, trades and society, and the last topic is case study Magad and Vajji. Okay, this is a part 1 of this lesson. In this part 1 we can study about only 2 topics. Okay, and other 2 topics we will study in part 2. Okay, so let's start. In chapter 5 we read how in the early Vedic period the Rajan was chosen by the Jan means peoples. Okay, हमने चैप्टर 5 में ये पढ़ा है कि अर्ली वैदिक पीरियड जब था, है ना, तो वहाँ पे राजन मीन्स राजा. ओके, तो राजा जो थे वो किसके थ्रू चूज किए जाते थे? प्रजा के थ्रू, है ना, पीपल्स के थ्रू. Okay, but around 600 before Christ era, change took place in the manner in which these rajas were chosen. लेकिन बाद में 600 बिफोर क्राइस्ट के काल में कुछ चेंजेस हुआ वहाँ पे, और वहाँ पे चेंज क्या हुआ? फिर जो राजा थे वो ही क्या मतलब क्या चूज, वो राजा जो थे वो ही खुद चूज करते थे. ओके, फिर प्रजा के थ्रू चूज नहीं किया जाता था. Some men now became Rajans by displaying their military prowess, promising to protect their subjects and by performing big sacrifices. और कुछ जो वहाँ पे मेंस जो होते थे, जेंट्स जो है वो राजा जो थे, राजा के थ्रू जितने जो भी उनके पास जो भी पावर्स थे या फिर उनसे मतलब कुछ प्रोमिसेस लेते थे वो प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, वो लोगों को अपने राज्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वो कुछ जैसे प्रोमिसेस देते थे, कुछ वादे करते थे. ठीक है, और उससे बड़े बड़े अपने राज्य के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस भी करते थे. द मोस्ट कॉमन सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय पावरफुल किंग्स वाज द अश्वमेधा सैक्रिफाइस और द हॉर्स सैक्रिफाइस. और उनके सैक्रिफाइस में सबसे बड़े मतलब जो बड़े बड़े जो पावरफुल किंग्स होते थे वो कौन से सैक्रिफाइस करते थे? उसमें पहला था अश्वमेध सैक्रिफाइस एंड सेकंड इज हॉर्स सैक्रिफाइस करते थे. Okay, the other ways by which a person could become a king was by subduing another Rajan by victory in war or by election. और बाद में कहीं कुछ अलग रास्तों से लोग जो थे वो अपने राजा को चूज करते थे. वो कौन से थे? एक तो विक्ट्री इन वॉर, मतलब जो युद्ध में जीतता था वो राजा बनता था, या फिर दूसरा इलेक्शन का रूल था. ठीक है, इलेक्शन के थ्रू राजा बनता था. ओके, तब हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनपदास एंड महाजनपदास. Okay, the kings who performed these big sacrifices gradually came to be recognized as king of Janpadas there rather than Janas. It means जो किंग होता था वो बड़े बड़े कुछ सैक्रिफाइसेस करता था ग्रेजुअली लोगों के लिए. ठीक है, तो इसलिए वो किंग एज अ किंग वो जनपद मीन्स जो लोगों के मतलब जो लोग थे, है ना, जिसको जन कहते थे, जन मीन्स पीपल्स. ठीक है, उनके लिए वो बड़े बड़े ग्रेजुअली सैक्रिफाइसेस करते थे. जनपदास वेयर लिटरली द फुट होल्ड ऑफ जनास. फॉर एग्जाम्पल द टेरिटरी वेयर द जनास सेटल्ड डाउन एंड रेसिडेड. इट मीन्स जो जनपद किसे कहते थे? जो लोग उस राजा के राज्य में जो जितने लोग वहाँ पे सेटल्ड थे या फिर जो लोग वहाँ पे रहते थे उनके पूरे साम्राज्य में उस राजा के. ठीक है, वो सारे जो राजन थे उनके क्या थे? वो जनपद थे. ओके, as Janas became identified with particular territories, Rajans of the Janas becomes kings of kingdoms or Janpadas.
इट मीन्स जो जन थे, जो लोग थे वहाँ के, वो अपने प्रदेश के लिए या राजा को क्या करते थे, आइडेंटिफाइड करते थे, मतलब राजा को वो निरीक्षण करते थे उनका, और अपने किंगडम का एक राजा वो उसको बनाते थे, ठीक है, या फिर जनपद बनाते थे। There were several Janpadas named after the tribes or the Janas who lived there. By 600 before Christ era, many of these Janpadas had become bigger and more powerful. जन और जनपद मतलब जन का कार्य करने वाला है, लोगों का कार्य करने वाला जो राजा, जिसे जनपद कहते थे, ओके। और वो जो भी जनपद होता था वो बाय 600 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 600 के काल में वो कुछ जो जनपद थे, मतलब जो राजा वगैरह थे, जो लोगों के जो राजा थे, वो बहुत ही मतलब ऐसे बड़े बड़े राजा बने थे और बहुत ही पावरफुल थे। They evolved into larger political entities known as the Mahajanpadas or the Great Kingdoms. और जो बहुत ही बड़े ये जो राजा थे वो बहुत ही अगर बड़े बड़े शूरवीरता के अगर वो कार्य करते थे, ऐसे जो जनपद थे उनको फिर महाजनपद की पदवी दी जाती थी, मतलब वो महाजनपद बनते थे, या फिर ग्रेट किंगडम्स, उनके बड़े बड़े किंगडम्स उनको मिलते थे, ठीक है, राज्य। Ancient Buddhist texts tell us about 16 great kingdoms and republics or Mahajanpadas that flourished in the northwestern part of the Indian subcontinent around 500 before Christ era. ओके तो इसमें जो एंशियंट बुद्धिस्ट के इसमें टेक्स्ट किया है, मतलब लिखा गया है अबाउट 16 ग्रेट किंगडम्स, मतलब लगभग 16 ऐसे महान जो राज्य थे उनके बारे में, वहाँ के जो जनपद या महाजनपद जो भी थे उनके बारे में वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे पॉइंट्स लिखे गए हैं, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी गई है। These were considered as the earliest state in India, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये 500 साल मतलब 500 बिफोर क्राइस्ट के इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ करती थी, ठीक है। और अर्लीस्ट स्टेट आज के जो मतलब उस टाइम पे जो स्टेट थे भारत के जितने भी राज्य थे वहाँ से ये कंसिडर हुए हैं। द 16 महाजनपदास वेयर काशी, कोसाला, अंगा, मगध, विदेहा, मल्ला, चेडी, वात्सा, कुरु, पंचाला, मत्स्या, सुरासेना एंड अस्माका, अवंती, गंधारा एंड कंबोजा, मतलब ये 16 महाजनपद थे जिनके ये नाम है, ठीक है। फर्स्ट इज काशी, कोसाला, अंगा है, मगध है, विदेहा है, मल्ला है, चेदी है, वात्स्या, कुरु, पंचाला, मत्स्या, सुरासेना, अस्माका, अवंती, गंधारा एंड कंबोजा, ये पूरे 16 महाजनपद हैं। Of these many Mahajanapads, 4 emerged as the most important after years of infighting. They were Magad, Vatsya, Avanti and Kosala, ठीक है। मतलब इनमें से जो 4 ऐसे इमर्ज्ड ऐसे महाजनपद थे जो आफ्टर ईयर्स मतलब इम्पोर्टेंट जो ईयर्स थे उसमें उसके बाद वो इनफाइटिंग में आए थे, ठीक है। मतलब उनमें फाइटिंग होती थी हमेशा एक दूसरे के साथ। वो कौन कौन से थे? मगध था, उसके वो बाद वात्स्या, अवंती और कोसला। बट within 200 years मगध had overtaken the other 3, लेकिन बाद में 200 साल बाद मगध ने इन तीनों को भी क्या कर दिया? ओवरटेक कर दिया, मतलब इन तीनों के भी सामने वो निकल गया, मतलब वो ज्यादा पॉपुलर हो गया, ज्यादा मतलब वो बड़ा हो गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सम ऑफ द महाजनपद वेयर रिपब्लिक्स और गणसंघ विच वेयर गवर्न बाय अ काउंसिल। ये जो कुछ महाजनपद थे इन 16 में से वहाँ पे रिपब्लिक्स मतलब रूल हुआ करते थे, ठीक है, या फिर जिसको गणसंघ कहते हैं, ठीक, मतलब रिपब्लिक मतलब लोगों के थ्रू वहाँ पे मतलब लोगों की गवर्नमेंट होती थी वहाँ पे, जिसको जो किसके थ्रू बनती थी? काउंसिल के तरफ से।
ओके, द रिपब्लिक ऑफ वाजी और व्रिजी वॉज वन सच एग्जाम्पल। मतलब जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी जहाँ की जो जिस महाजनपद की, वो थे वाजी और व्रिजी। ठीक है, या इन दो महाजनपद में कौन से होते थे ये गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट। ओके, अदर सच एज कोसला एंड मगधा वेयर मोनार्कीज। लेकिन कोसला और मगध में क्या कौन सी थी गवर्नमेंट? मोनार्कीज थी, मतलब हुकुमशाही थी। तो पहले हम देखते हैं मोनार्कीज। द मोनार्कियल महाजनपद वेयर रूल्ड बाय इंडिविजुअल किंग्स। जो मोनार्कियल महाजनपद जो थे, जैसे मगध, कोसला, तो वहाँ पे राजा का खुद का रूल होता था, मतलब राजा की हुकुमशाही होती थी वहाँ पे। ठीक है, मेनी ऑफ द किंग्स ऑफ द महाजनपद बिकेम वेरी पावरफुल एंड मोनार्की बिकेम द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। मतलब वहाँ पे राजा सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था, राजा के हाथ में पूरी सत्ता होती थी, और वो पूरे राज्य का जो भी डिसीजन था वो खुद लेता था, लोगों पर वो ऑर्डर देता था, और वही अपनी साम्राज्य की पूरी गवर्नमेंट्स, अपनी सरकार वो खुद चलाता था। किंगशिप वॉज हेरिडिटरी। द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड द किंगडम एंड बिकेम किंग आफ्टर द फादर। वहाँ पे भी यही रूल था। ठीक है, मतलब जो राजा होता था वो अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका बड़ा बेटा फिर उसकी गद्दी पे बैठता था, मतलब उसके बाद उसका बड़ा बेटा राजा बनता था। ओके, द किंग केम टू सिंबॉलाइज द स्टेट। ही हैड एब्सोल्यूट पावर एंड वाज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी एंड धर्म। मतलब वहाँ का जो राजा था वही एक सिंबल था उनका, और वो उनके समाज को प्रोटेक्ट करता था, एक प्रोटेक्टरी था, और वहाँ उनके धर्म, मतलब धर्म की भी प्रोटेक्शन वो राजा ही करता था। ही वॉज असिस्टेड बाय अमात्यास और ऑफिशियल मिनिस्टर्स while governing by the सेनापति while conquering other lands and fighting, and by the पुरोहित while performing religious and social duties। राजा कुछ ऐसे ऑफिशियल कुछ लोग वो चुनता था, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स बनाता था। ठीक है, जो गवर्नर मतलब जो उनकी गवर्नमेंट को संभालते थे। ठीक है, उनमें से एक मिनिस्टर होता था जिसको सेनापति कहते थे। सेनापति जो है वो अदर लैंड्स के बारे में मतलब वो जानकारी रखता था, और फाइटिंग वगैरह करता था, जमीनों के लिए लोगों को तंग करना, ये सारी चीजें वो सेनापति करता था। और दूसरा जो था पुरोहित। पुरोहित जो थे उनका क्या काम था? सिर्फ धार्मिक काम थे, मतलब रिलीजन, धर्म के ऊपर, या फिर सोशल ड्यूटीज, समाज को किस तरह से हैंडल करना है, वो सारे जो ड्यूटीज उसके कर्तव्य थे वो किनके थे? पुरोहित के थे, मतलब जिसको ब्राह्मण्स कहते हैं, और है ना, मतलब जो मंदिर में पूजा वूजा करवाना, और लोगों को धर्म रिलीजन का पाठ पढ़ाना, ये सारे जो काम थे वो पुरोहित के थे। Powerful kings needed standing armies to conquer other territories and to maintain order within the kingdom। और उनके स्टेट में टोटल मतलब वो जो पावरफुल किंग्स होते थे वो उनको एक बहुत ही स्टैंडिंग आर्मी की ज़रूरत होती थी, मतलब सेना की ज़रूरत होती थी, क्योंकि हमेशा मतलब जो दूसरे स्टेट होते थे उनके साथ हमेशा उनकी क्या होती थी? लैंड्स के लिए लड़ाई वगैरह होती थी, है ना, प्रदेश को बढ़ाने के लिए उनके, तो इसलिए उनको आर्मी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरीज बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और जो उनके सैनिक होते थे, सोल्जर्स होते थे, उनको वो राजा हमेशा उनको पेमेंट देता था, सैलरी देता था पूरे साल भर। सम पेमेंट्स वेयर इन कैश, ऑब्वियसली नॉट इन द पेपर मनी दैट वी यूज टुडे, बट इन पंच मार्क कॉइन्स। और उनका जो पेमेंट था वो कैश में होता था, लेकिन आज जो हम पेपर नोट जो यूज़ करते हैं, मतलब जो कागजी जो चलन आज हम यूज़ करते हैं वो उस टाइम पे नहीं था। तो वहाँ उस टाइम पे क्या थे? कॉइन्स थे, पंच मार्क कॉइन्स, मतलब जिसपे उस राजा का एक पंच होता था, उसकी मतलब एक पिक्चर वगैरह से कुछ, या फिर उसकी कोई राजमुद्रा है, उसका वो पंच मार्क होता था उस कॉइन पे, वो कॉइन्स वो उनको देते थे। ठीक है, वेयर डिड द मनी फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज कम फ्रॉम? तो
तो उनको मतलब उनके जो सैलरीज या उनकी जो पेमेंट होती थी वो कहाँ से मतलब पैसे उनको आते थे। द किंग्स यूज्ड इनकम फ्रॉम टैक्सेस फॉर पेइंग द सोल्जर्स, मेंटेनिंग द आर्मी, फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज। मतलब उनके पास एक सारे जो राजा के पास एक सारे पैसे के कहाँ से आते थे, जो वो सोल्जर्स को पेमेंट देते थे, है ना। तो वो सारे जो पैसे हैं वो कहाँ से आते थे, किंग के पास उनकी मतलब टैक्सेस से, है ना। टैक्स वो लोगों से टैक्स वगैरह वसूल करते थे सोल्जर्स को, फिर वो पेमेंट देते थे, और आर्मी को मेंटेन करने के काम उससे वो रोड वगैरह बनाते थे, है ना, बिल्डिंग्स बनाते थे, और अदर कोई एक्टिविटीज करने के लिए वो उन पैसों का यूज करते थे। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिपब्लिक्स मतलब गणसंघ। As mentioned, some of the Mahajanpadas were kingdoms or राज्यस ruled by a king। मतलब महाजनपद जो थे, वहाँ के जो साम्राज्य थे वो किसके रूल से चलते थे, राजा के रूल से। अदर वेयर गणास और गणराज्यस और गणसंघ, टर्म दैट आर ऑफन ट्रांसलेटेड एज रिपब्लिक्स, है ना। मतलब बाद में जब ये जो गण, जैसे जन पहले जन थे, उसके बाद गण, गण मीन्स भी जनता ही होती है, लोग ही होते हैं, ठीक है। तो गण या फिर गणराज्य मतलब लोगों का राज्य, या फिर गणसंघ मतलब लोगों का ग्रुप, संघ, ठीक है। तो ये सारे मतलब बाद में इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में क्या होता है, रिपब्लिक, ठीक है, मतलब लोग, ठीक है, गणराज्य, ठीक है। इन सच स्टेट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, यूजुअली मेल्स, हेड्स ऑफ पर्टिकुलर फैमिलीज। और इन स्टेट के ऐसे राज्यों के मतलब जहाँ पे गणराज्य होते थे, ऐसे राज्य के ग्रुप में मतलब क्या होते थे, लोगों का ग्रुप होता था वो गणराज्य। और यूजुअली वहाँ पे हेड कौन होते थे, ज़्यादातर पर्टिकुलर फैमिलीज के कोई मेन हेड, ठीक है, जो वहाँ पे डिसीजंस लेते थे और मीटिंग्स वगैरह रखते थे असेंबली में, और उनको क्या कहते हैं, गण, गण कहते थे तब, ठीक है। गण मीन्स लोग, पीपल्स। क्षत्रिय फैमिलीज हु ओन मोस्ट ऑफ द लैंड इन द गणसंघ वेयर द वंस हु एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर इन दिस रिपब्लिक्स। जो क्षत्रिय फैमिली मतलब जो युद्ध लड़ाई वगैरह करते थे, जो वो क्षत्रिय जो फैमिलीज जो थे, उनको उनकी खुद की जमीन होती थी, ठीक है। और गणसंघ में उनको मतलब पॉलिटिकल पावर्स ज़्यादा दी जाती थी वहाँ के रिपब्लिक्स के लिए। द नॉन क्षत्रिय इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स वेयर नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस। और जो नॉन क्षत्रिय थे मतलब जो क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रिय फैमिली के नहीं थे, यहाँ तक कि ब्राह्मण्स भी, ब्राह्मण जो थे वो अलग थे, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 पार्ट्स होते थे। तो उसमें ब्राह्मण को इंक्लूड करके जो बिना मतलब जो क्षत्रिय नहीं थे उनको ये सारी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी वहाँ पे। Thus, a republican Mahajanpad was ruled by a group of people rather than by a single individual। उनको क्यों इतनी मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि जो युद्ध थे मतलब राजा के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो युद्ध वगैरह जो करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, वो कौन थे, क्षत्रिय थे। क्योंकि क्षत्रियों को लड़ाई करने का ही काम दिया जाता था, उनका वो ड्यूटी थी उनकी, ठीक है। ब्राह्मण का क्या काम था, सिर्फ पूजा करना मंदिरों में, है ना, पूजा अर्चना करना, उस रिलीजियस वर्क वो किनका था, ब्राह्मणों का था, ठीक है। तो क्षत्रिय का क्या वर्क था, युद्ध करना, फाइट करना, लड़ाई करना, ठीक है। तो इसलिए उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी वहाँ पे। डिसीजंस वेर टेकन बाय सिंपल मेजोरिटी एंड द सिस्टम अपेरेंटली वर्क डेमोक्रेटिकली। वहाँ पे डेमोक्रेटिक चल रहा था, लोकशाही चलती थी, क्योंकि वो रिपब्लिक था, है ना, गणराज्य था, तो लोगों की ही ज़्यादा चलती थी। तो वहाँ पे जो भी डिसीजंस वगैरह होते थे वो किनकी मेजोरिटी से होते थे, पीपल्स के, ठीक है, लोगों की मेजोरिटी से वहाँ पे डिसीजंस लिए जाते थे। द रिपब्लिक्स वेयर इन द हिमालय फुट हिल्स, द रिपब्लिक्स वेयर इन द हिमालय फुट हिल्स, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और वहाँ पे ज़्यादातर हिमालय और पंजाब या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ही लोगों की इसमें रिपब्लिक्स थी, गणराज्य था। ऑल द किंगडम्स एंड द गणसंघ हैड लार्ज कैपिटल सिटीज। और सभी जो वहाँ के किंगडम्स थे, जो गणसंघ के, गणराज्य के, वो सारे बहुत ही बड़े थे, मतलब वो कैपिटल्स थे, वहाँ पे कैपिटल सिटीज थी बड़ी बड़ी।
Some of the cities were fortified. They were enclosed by massive brick walls to provide protection from raids and invasions. अब वहाँ की एग्रीकल्चर कैसी थी वो हम देखेंगे। खेती बाड़ी किस टाइप से की जाती थी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एंड इट वॉज द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन स्टेट्स। मतलब जो खेती बाड़ी थी वो वहाँ के लोगों की मेन बिजनेस था, मेन ऑक्यूपेशन था उनका, और एग्रीकल्चर से ही उनको जो इनकम मिलती थी, ठीक है, वो वहाँ के जो मतलब उनके जो स्टेट थे, फिर वो मोनार्कियल हो या फिर रिपब्लिक हो, वहाँ पे वो उनका फाउंडेशन करवाते थे, मतलब अपने सिटी को और अच्छा बनाते थे, अपने राज्य को और अच्छा बनाते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वॉज एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज टू न्यू टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन टूल्स एंड पैडी ट्रांसप्लांटेशन वेयर प्रोमोटेड। फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ज़ोरों से चलना चालू हो गया और उसमें इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो नई टेक्नोलॉजी आई थी। पहली थी मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन टूल्स, मतलब लोहे के हथियार वगैरह बनना, मतलब वहाँ पे बनाए जाते थे और वहाँ पे मिलने लगे थे, तो उसके वजह से खेती और ज़्यादा, मतलब उनको हथियार मिलते थे ना, मतलब अपने दो हाथों से काम करने से ज़्यादा उनको कुछ मशीनरी टाइप्स चीज़ें है ना, उनसे जल्दी ज़्यादा खेती में उनको हेल्प होती थी, तो इसलिए खेती और इंक्रीज होने लगी। ठीक है, अब वहाँ पे आयरन का यूज़ कैसे किया जाता था? यूज़ ऑफ आयरन। Iron now began to be used extensively. The growing use of iron in the manufacture of ploughshares and other agricultural implements meant that the heavy clayey soil of the Gangetic plants could be turned over easily, leading to an increase in agricultural production. आयरन जो था, लोहा, वो आज हर तरफ मिलता है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, और आयरन का यूज़ जो है वो बढ़ ही रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी चीज़ को, है ना, जैसे प्लग्स वगैरह हो गए, खेती में यूज़ करने वाले जो भी हथियार है, जो भी टूल्स है, उनको उनमें आयरन का यूज़ किया जाने लगा, और उसके वजह से जो खेती बाड़ी थी वो बहुत ही जोरों से, मतलब वो उसका मतलब खेती बाड़ी बहुत ही इंक्रीज होने लगी। ठीक है, और जैसे क्लेई सॉइल के एरिया में या फिर कोई गैंजेटिक प्लेन्स में वगैरह वो इजीली टर्न हुआ, मतलब किया जाता था, क्योंकि अगर लकड़ी से करते तो वो मिट्टी में फंस जाती है ना, क्लेई मतलब जो चिकन माती जिसे कहते हैं उसमें वो फंस जाता था, लेकिन लोहा जो है वो फंसता नहीं था, वो तुरंत ही निकल जाता था, इसलिए इसकी वजह से वो अच्छे से इंक्रीज हो गया एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए। मोर एंड मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। पीपल नाउ मेड आयरन एक्सेस विच हेल्प देम इन क्लियरिंग फॉरेस्ट। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स, अनाज उगने स्टार्ट हो गए, प्रोड्यूस्ड होना स्टार्ट हो गया। लोग आयरन की कुल्हाड़ का यूज़ करने लगे, लोहे की कुल्हाड़, जिसकी हेल्प से वो फॉरेस्ट मतलब जंगलों को क्लियर करने लगे, जंगलों को काटने लगे, है ना। पीपल दस मूव टूवर्ड्स विद द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट द रीजन अराउंड मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार केम टू बी इनहेबिटेड। और फिर लोगों को ये मतलब जंगल को क्लीन करके वो वहाँ पे बस्ती बनाने के लिए मतलब जंगल को काटने लगे, और उसी टाइप में फिर जैसे मॉडर्न उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है, वो ये जो प्रदेश है वो ऐसे ही जंगलों को काट काट के वो बसाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पीपल ऑल्सो लर्न द टेक्निक ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन। इन दिस टाइप ऑफ प्लांटेशन saplings were grown and then planted in prepared fields rather than seeds being scattered on the ground। लोगों ने फिर ये टेक्निक भी सीख ली थी पैडी ट्रांसप्लांटेशन की, मतलब जो प्लांटेशन करना है ना, पेड़ पौधे लगाना पैडी के, ठीक है, और वो फिर उसमें वो अलग अलग नए तरीके के वो प्लांट्स जो थे वो उसके प्लांटेशन करना उन्होंने स्टार्ट किया, फील्ड्स बनाए उन्होंने, ठीक है, और उसमें सीड्स बीज वगैरह डाल के फिर उसमें से वो प्लांटेशन करने लगे।
This back-breaking work required the employment of more dasas and karmakaras, means laborers, but it led to an increase in agriculture production. उसके बाद उन्होंने खेती में बड़े बड़े कुछ मतलब जैसे दास वगैरह, जैसे नौकर जिसे कहते हैं लेबर, ठीक है, तो ऐसे लोगों को उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काम मतलब उसमें काम करने के लिए उन्होंने लगाए, ताकि खेती का काम फास्ट हो, जल्दी हो और बहुत सारा प्रोडक्शन उसमें से मतलब अनाज जो है बहुत ज़्यादा निकले, ग्रो हुए, इसलिए उन्होंने नौकर वगैरह लगाना रखना स्टार्ट किया. नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेशन. द किंग्स नीडेड रिसोर्सेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर किंगडम्स. सिंस मोस्ट पीपल वेयर फार्मर्स, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर कलेक्टेड. उसके बाद जो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने वहाँ के मतलब रिसोर्सेज जो जो थे, मतलब लोग जिस जिस चीज़ों से इनकम वगैरह लेते थे, जैसे उनके जो बिजनेस वगैरह होते थे, जो भी उनका वर्क होता था, ऑक्यूपेशन, वहाँ पे जाके वो पूरे राज्य में वो मिलते थे. और वहाँ के कुछ मतलब मोस्ट जो पीपल्स थे वहाँ पे सबसे ज़्यादातर फार्मर्स ही थे, तो उनसे वो टैक्स के रूप में क्रॉप्स लेते थे, मतलब जो अनाज उनके खेती में ग्रो होता था वो अनाज वो टैक्स के रूप में लेते थे, राजा उनसे कलेक्ट करते थे. द किंग्स शेयर और द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एंड वॉज कलेक्टेड इन काइंड एंड लेटर ऑन इन कैश. मतलब जो राजा थे वो उनसे टैक्स लेते थे, वो भी उनका टैक्स जो था वो बिल्कुल फिक्स होता था लोगों से वसूल करने का. जो उनका प्रोड्यूस्ड होता था, मतलब जो खेती में से जितना उनका पार्ट, जो भी अमाउंट में उनकी खेती से उनको जो भी प्रॉफिट आता था उसका 1/6 पार्ट वो राजा को देना होता था. ऐसे राजा ने डिसाइड किया था कि आपके जो भी जितना भी आपका बेनिफिट निकलता है उसका 1/6 पार्ट वो टैक्स के रूप में राजा को दिया जाएगा, ठीक है. अगर वो नहीं देते हैं तो फिर कैश देना पड़ेगा, ऐसा वो डिसाइड ही हुआ था उनका. देयर वॉज अनदर टैक्स कॉल्ड बाली, बट एंशियंट इंडियन टैक्सेस आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट. वहाँ पे कुछ अलग टैक्सेस होते थे जिसको बाली कहते थे, लेकिन बाद में एंशियंट इंडियन के टेक्स्ट में ये क्लियरली उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. Taxes were also collected from craftsmen such as potters, weavers and carpenters and traders. Sometimes tax could be collected in the form of labor and was called विष्टि. और राजा जो थे वो फार्मर से तो टैक्स वसूल करते ही थे, बट उनके साथ साथ वो कुछ ऐसे क्राफ्ट्समैन वगैरह थे, मतलब जो कलाकृति करने वाले, जैसे कोई छोटे मोटे पॉटर्स है जो बर्तन बनाने वाले, या फिर कोई कारपेंटर है, विन काम करने वाले वेवर्स है ना, कोई ऐसे ट्रेडर्स है, उनसे भी वो टैक्सेस वसूल करते थे. और कभी कभी तो टैक्स जो है वो लोग तो लेबर्स थे, मतलब जो रोजी करके वो जो मतलब गरीब जो लोग दूसरों की खेती में वगैरह काम करने जाते थे, उनसे भी वो राजा जो थे वो टैक्स वसूल करते थे, जिनको विष्टि कहा जाता था उन लोगों को. दिस वॉज लाइक ऑफरिंग फ्री सर्विसेज टू द किंग. Now kings appointed officers as tax collector to access the farmers' produce and collect taxes. ये जो टैक्स की जो प्रथा थी या ये जो रूल था वो राजा के लिए एक ऑफर था, और उन्होंने इस टैक्स वसूल करने के लिए एक टैक्स कलेक्टर को भी रखा था, जो लोगों से, फार्मर्स से, जो भी लेबरर्स है उन सब से वो टैक्स वसूल करता था और राजा को देता था, ठीक है. तो स्टूडेंट ये था आज इस लेसन का पार्ट 1. इस लेसन में हमने आज जो पॉइंट्स देखे हैं उनके इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. आज के इस वीडियो में जो टॉपिक्स या जो भी पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें. थैंक यू.